Dear student, welcome you in my YouTube channel. Now I am going to start the dimensional analysis part 4th. Already I uploaded 3 video regarding the dimensional analysis part 1, part 2 and part 3, and all videos is available in my playlist. So you can go to my playlist and you can see that all 3 part from there. Now in the part 3 we already discussed about the application of second application of dimension analysis. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस का, और डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं. याद आ गया? मैंने बताया था आपको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर डायमेंशनली इनकरेक्ट है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई थी वहाँ पे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर कोई भी इक्वेशन करेक्ट होगा तो वो डायमेंशनली 100% करेक्ट होगा, बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ये चीज़ मैंने बताई थी. आज उसी एप्लीकेशन पे कुछ हम और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ करेक्टनेस और चेक करेंगे, उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे. तो रेडी हो जाइए. क्वेश्चन सेकंड उसी एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ. चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. पहले एक बात बताइए कि ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. करेक्ट है, यूज करते हैं हम, और अगर ये करेक्ट है तो 100% डायमेंशनली भी करेक्ट होगा. ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं इसको चेक कर होगा तो कंफर्म, लेकिन चेक करके कैसे दिखाएंगे. राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल पूरा फार्मूला निकालेंगे. अगर राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. तो चलिए निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में एस इज डिस्टेंस. व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस? एल. अब किधर का डायमेंशनल फार्मूला किस साइड का निकालेंगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड. u is the velocity. what is the dimensional formula of velocity? lt inverse. t is time, तो t plus 1/2 is constant. छोड़ दें इसको बिल्कुल. within the bracket what is a acceleration? what is the dimensional formula of acceleration? lt minus 2. everyone know. t is time, so that will become t square because here is square. now t to the power minus 1 or t cancel, so what we will get L. here also t to the power minus 2 or 2 to the power 0, again this will become L. L and L become 2L. 2 is constant, छोड़ दीजिए, ये मिला L. तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले के क्या है? इक्वल है. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड. इसका मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है. हैंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. डायमेंशनली करेक्ट. करेक्ट. क्लियर है? ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. अब एक और क्वेश्चन को चेक करते हैं. एक और क्वेश्चन चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है. चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं बताइए. पहले बताइए करेक्ट है कि नहीं. करेक्ट है तो श्योर सर्टेन 100% डायमेंशनली करेक्ट होगा. चेक करते हैं. डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले कैलकुलेट करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड के इक्वल है तो वो डायमेंशनली सही होगा. तो सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी इनवर्स स्क्वायर कर दीजिए.
अब स्क्वायर को ओपन करिए यहाँ पे, तो दैट विल बिकम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला है। अभी डायमेंशनल फार्मूला आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट करिए। व्हाट इज यू? यू इज द वेलोसिटी। एवरीवन नो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज एल टी इनवर्स प्लस 2 एक्सेलरेशन छोड़ दीजिए, 2 कांस्टेंट छोड़ दीजिए, ए एक्सेलरेशन। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी -2 and this will become L. The dimensional formula of displacement is L. Finally this will become LT inverse plus LT -2 और L that will become, और ये स्क्वायर है तो L स्क्वायर T -2 ये हो जाएगा L स्क्वायर T टू द पावर -2 and this will become L स्क्वायर T टू द पावर -2। ऐड करिएगा 2L स्क्वायर T टू द पावर -2, 2 कांस्टेंट छोड़ दीजिए, L स्क्वायर T टू द पावर -2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, हेंस दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि ये करेक्ट है, ऑलरेडी करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? एबल टू अंडरस्टैंड? ओके। अब एक और इक्वेशन है, उसको चेक, करेक्टनेस चेक करते हैं। इरेज कर देते हैं इसको, इजी है। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n -1। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल nth सेकेंड का, और ये करेक्ट है। लेकिन गलती कहाँ आप करेंगे? आप इसको s समझेंगे, l निकाल देंगे और राइट हैंड साइड का निकालेंगे तो कहेंगे कि ये इनकरेक्ट आ रहा है, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा। पहले निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में एस एन है, एस एन एस नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फार्मूला है। तो L अपॉन एन, L अपॉन एन मतलब L अपॉन टी सेकेंड, L अपॉन टी, तो दिस विल बिकम एल टी इनवर्स। ये चीज़ है। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालें। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड कैलकुलेट करिए। यू वेलोसिटी, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज एल टी इनवर्स प्लस 1/2, 1/2 कांस्टेंट। ए इज द एक्सीलरेशन, व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन? एल टी -2, 2n -1 एक डेफिनेट टाइम ही तो आएगा ना, सेकेंड ही आएगा इसका। 1 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए 2 कांस्टेंट, ये बचा केवल t। n मतलब nth सेकेंड है, n मतलब टाइम से रिलेटेड है, तो ये दिस वर t। तो फाइनली वी गेट एल टी इनवर्स और प्लस एल टी टू द पावर -2 और t, दैट विल बिकम एल टी इनवर्स। ऐड कर दीजिए, दिस विल बिकम 2LT इनवर्स, 2 कांस्टेंट छोड़ देंगे, दिस विल बिकम एल टी इनवर्स। बताइए इक्वेशन डायमेंशनली सही है नहीं? Dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. It means that this equation is dimensionally correct. इजली चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सेकेंड एप्लीकेशन बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व मोर न्यूमेरिकल आल्सो। To check the correctness of equation, we have to follow the simple things. You have to find the dimensional formula of both side of the equation, left hand side and right hand side. If the dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side, then the equation is dimensionally correct. So you can understand this very easy way, in the very easy way. Able to understand? Okay. तो इस इक्वेशन में ही गलती करेंगे लोग, s समझेंगे, ये s नहीं, s by n, n रिलेटेड टू टाइम, तो s by n मतलब l by t, l t इनवर्स, तो ये मिस्टेक करेंगे। एबल टू अंडरस्टैंड? इरेज कर देते हैं। तो 2 एप्लीकेशन हो गए। अब तीसरा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बेस्ड है, और नीट में क्वेश्चन इससे पूछता है। जेई में तो बेसिकली जो है, जेई में IIT जेई में बेसिकली जो है होमोजेनिटी से क्वेश्चंस बनते हैं, और एक टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स, और उसको जो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। बेसिकली पैरालॉक्स वगैरह से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वर्नियर के बारे में, और इसको गेज पर हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, और एरर से क्वेश्चन बनता है तो वो भी पढ़ाएंगे। तो एप्लीकेशन 3 क्या है? एप्लीकेशन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, कि गिवन क्वांटिटी में हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब कैसे इस्टेब्लिश करेंगे ये तरीका बताएंगे। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? रिपीट करिए मेरे साथ। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस we can establish
द relationship between given physical quantity क्या कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से। पहला एप्लीकेशन क्या था, याद करिए, रिमाइंड करिए। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन से क्या था, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब ये तीसरा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी कैन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, उस पर क्वेश्चंस बेस्ड बनेंगे कि ये इस पर डिपेंड करता है। इन टर्म ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। एक ही तरीका फॉलो करेंगे चाहे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाए। हर क्वेश्चंस में एक ही तरीका है, जो जिसके टर्म में पूछे उसी के टर्म में करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसको इरेज कर दें, बिल्कुल। तीसरा एप्लीकेशन याद रखिएगा। एक क्वेश्चंस देते हैं, देखिए सिंपल क्वेश्चंस दे रहे हैं। देखिए टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is depend upon length of the thread L and small g. What is small g? Everyone know, gravitational acceleration. Find expression for time period. Question क्या, the time period of a simple pendulum is depend upon length L and gravitational acceleration g. What you have to do, you have to find the expression for the time period of the simple pendulum. एक चीज करेंगे, सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन का एक ही तरीका अपनाएंगे। पहले कौन डिपेंड कर रहा है ये देखिए, या किसको फाइंड करना है, किसके टर्म में फाइंड करना है। टाइम पीरियड को फाइंड करना है, किसके टर्म में, एल और जी के। तो पहले टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल दो, जितने पे डिपेंड कर रहा है सब पे। अभी एल पे डिपेंड कर रहा है, उसका पावर ए मान लो, हर जगह यही काम करोगे। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी पे डिपेंड कर रहा है, जी टू द पावर बी मान लो। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन और 1 और 2 बना लिया, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे तो लिखेंगे टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। के एक कांस्टेंट है, के क्या है, एक कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे, पुटअप करेंगे। इधर टी है तो टी का टी ही होगा, यम और यल नहीं है तो यम का पावर 0 लेट कर लो। बेसिकली यही फंडामेंटल होते हैं, यल एम और टी। तो एल टी तो है, टी का पावर 1 है, एल एम नहीं है, 0 मान लेना। इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। एल लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल टू द पावर ए हो जाएगा। जी एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू द पावर -2 और पावर कितना बी मान लेना है। अब आगे सॉल्व करना है इसको। एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 1, एम टू द पावर 0, ब्रैकेट क्लोज कर लो, इज इक्वल टू एल टू द पावर ए और बी। यहाँ से ये फाइनली हो जाएगा एल टू द पावर ए प्लस बी और टी टू द पावर कितना हो जाएगा -2 और बी तो -2b हो जाएगा। इसके बाद दोनों साइड पावर की कंपैरिजन करेंगे, बोथ साइड। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पावर का कंपैरिजन करेंगे ऑन बोथ साइड। चलिए बोथ साइड पावर का कंपैरिजन करिए। यहाँ एल का पावर कितना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू, एल का पावर इधर 0 है तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनाएंगे कोई भी, या रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी,
यहाँ टी का यम का पावर इधर है तो यम का पावर कुछ तो है नहीं, मतलब छोड़ दो। इधर टी का पावर 1, टी का पावर -2b, कंपेरिजन करो, -2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1/2। अब b की वैल्यू यहाँ रख दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, सिंपल मैथमेटिक्स है बिल्कुल। अब इसी a और b की वैल्यू को, इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 माना था, जहाँ कांस्टेंट था उसको 3 मान लेना है। अब a और b की वैल्यू को थर्ड में ले जाके सब्स्टिट्यूट करना है, इस थर्ड में सब्स्टिट्यूट करिए तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k l का पावर a की वैल्यू 1/2 और g का पावर b की वैल्यू -1/2। ये -1/2 को नीचे लेके चले आएंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k l टू द पावर 1/2 अपॉन g टू द पावर 1/2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k, पूरे को अंडर रूट में लिख लें l/g, और k की प्रैक्टिकल कैलकुलेटेड वैल्यू है 2 पाई होती है, प्रैक्टिकल कैलकुलेटेड वैल्यू है अंडर रूट l/g। ये सिंपल पेंडुलम के लिए, टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकल गया। हर क्वेश्चन को इस एप्लीकेशन पे इसी तरीके से करेंगे सेम। एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, समझ आ रहा है ना, देख लीजिए, पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी पे, बी मान लिया, फिर दोनों को मिला करके प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाए, कांस्टेंट लगा दिए। सबका डायमेंशनल फार्मूला रख दो, पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में जा करके देख लेना अगर नहीं आता है तो। उसके बाद रखने के बाद अरेंज करके पावर का कंपैरिजन करेंगे, उसी पावर से ए बी सी जो भी माने, 3 टर्म होता तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी मान लेते। अभी देते हैं, आपको आएगा, मानते हुए आप फिर उस वैल्यू को रख करके फिर उसके बाद उसको जो भी रिलेशन मिले उसको खोज लेना है। चलिए उसी एप्लीकेशन पे एक और क्वेश्चन करते हैं, और एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे, या अभी पॉसिबल होगा तो करा देंगे, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। द सेंट्रीपिटल फोर्स is depend upon mass of particle m, वेलोसिटी v, वेलोसिटी मतलब जिस सर्कुलर पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी v, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट r, सर्कुलर ऑर्बिट r। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितने बातों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यू हैव टू फाइंड द एक्सप्लेनेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट पर कोई पार्टिकल घूम रहा है, सपोज करिए m मास का, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट पर बने रहने के लिए उस पार्टिकल को v वेलोसिटी से अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एक सर्कल के सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर ऑर्बिट पर रिक्वायर्ड होता है वो फोर्स, उसी के लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि अगर m मास का कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस पर घूम रहा है तो उसका फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वो भी डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से। तो निकालते हैं, मैंने क्या तरीका बताया था, अभी एक क्वेश्चन कराया है। सेंट्रीपिटल फोर्स पहले कितने बातों पे डिपेंड करता है, सोल्यूशन में ध्यान से देखिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है, पहला मास पे पावर a मान लो, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट बताना, प्लीज टेल मी, वेलोसिटी पे पावर b मान लो। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे पावर c मान लो। इतना काम सबसे पहले सब लोग कर लेंगे, जिसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, जिसके टर्म में निकालना है, जितने पे डिपेंड कर रहा है सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो। अब तीनों का यूज कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, f proportional to m to the power a, v to the power b, r to the power c। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के कांस्टेंट लगा लो, k m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। इसको इक्वेशन बना लो फोर्थ बना लिया हमने। अब सबका डायमेंशनल फार्मूला पुटअप करेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बोलिए,
mlt-2 फोर्स का हो गया, k कांस्टेंट है, मास का तो m ही होगा, पावर a, v वेलोसिटी है, lt इनवर्स हो जाएगा और r रेडियस है, l हो जाएगा पावर c और ये पावर तो b था। रख लेंगे, अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करिए, m lt-2 ये हो जाएगा, m का पावर a ही मिलेगा और m तो कहीं दिख नहीं रहा, l का पावर b यहाँ और c यहाँ, b प्लस c मिला और t का पावर मिल गया -b। एनी प्रॉब्लम? अब दोनों तरफ पावर का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, पावर का कंपैरिजन करिए दोनों साइड पे। इधर m का पावर a है और इधर m का पावर 1 है और l का पावर भी 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 कामा, l का पावर b प्लस c है और l का पावर 1 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। और हमको क्या मिला, t का पावर -b है, t का पावर -2 है, तो -b इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू 2 मिल गई, तो c की वैल्यू यहाँ रख करके निकाल लो ना, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1। a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब यूज कर लेंगे फोर्थ का, फ्रॉम फोर्थ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू k m टू द पावर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 है, तो mv², सॉरी m टू द a की वैल्यू 1 कैलकुलेट किया, mv² r टू द पावर -1, क्योंकि c की वैल्यू -1 है, नीचे लेके चले आइए, f इज इक्वल टू k mv²/r, यही एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे k की प्रैक्टिकल कैलकुलेटेड वैल्यू 1 होती है, तो f इज इक्वल टू हो गया mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें एक्सप्रेशन मिल गया जो हमने पहले बताया था। तो यू कैन यूज दिस, you can use this, very easy concept for you and you can use this, able to understand? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, क्योंकि ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुके हैं, एक पार्ट और कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के और एक क्वेश्चंस और इस पे कराएंगे दूसरे टर्म में जो पूछता है बार बार, सेम फंडामेंटल तरीका। आपको फिजिक्स में आपको एप्लीकेशन पकड़ना है, आपको एप्लीकेशन पकड़ना है, प्रिंसिपल पकड़ना है, एप्लीकेशन पकड़ेंगे यू कैन सॉल्व लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जेईई मेन में आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, और एडवांस में आपका क्वेश्चन पूछता है तो वो बेसिकली वर्नियर और स्क्रू गेज से। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगने के बाद देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसके बाद पार्ट 5 में जाकर के आपके डायमेंशन एनालिसिस के मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम डाउट, कहीं कोई क्वेश्चंस ऐसे बचेंगे जो आपसे नहीं होंगे तो यू कैन आस्क, आप मुझसे कमेंट करेंगे तो मैं एक और एप्लीकेशन एक और बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, सर दिस क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल अवेलेबल फॉर यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।